बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम जो चैप्टर हमने 5 स्टार्ट किया था, मैं उसी को अब दोबारा बेटा कंटिन्यू करता हूँ आगे। एक्चुअली इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था लास्ट टाइम, कुछ नेट इशू की वजह से क्लास कंडक्ट नहीं हो सकी थी प्रॉपर, हमें ड्रॉप करना पड़ा था। तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 बेटा बिलोंग कर रहा है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट से। कुछ कंटेंट हैं आपके चैप्टर के, वही आपके सामने है। इसमें कुछ केमिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ग्रुप ट्रेंड भी हैं इसमें। इसके अलावा कॉपर की इसमें मेटलर्जी है और कुछ केमिकल्स हैं जैसे लाइक सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, ये मेन है। इसके अलावा काफ़ी और केमिकल्स भी हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। और कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास, 4 टॉपिक्स हैं, इस पर शॉर्ट नोट अक्सर आ जाते हैं। इसमें कोरोजन है, सिल्वरिंग ऑफ मिरर है, टिन प्लेटिंग है, फोटोग्राफी। और आखिर में आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IUPAC है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ये हम लोगों का कोर्स आउटलाइन है जो कि हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर पर जाने से पहले प्योरी टेबल थोड़ा सा आपके सामने एक दफ़ा ओवरव्यू कर देते हैं। बेटा जैसे कि हमें पता है कि हम ना फर्स्ट चैप्टर से ही इसको डिस्कस करते आ रहे हैं कि प्योरी टेबल में हमारे पास जो है वो 4 ब्लॉक्स है, SPDF अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड के ऊपर S ब्लॉक होता है, राइट हैंड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर P ब्लॉक है, सेंटर में हमारे पास D ब्लॉक होता है और F ब्लॉक होता है। तो बेसिकली जो चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास वो इस डी ब्लॉक के बारे में है। और इस डी ब्लॉक में भी जो इसकी पहली सीरीज होती है ये वाली, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है इसके अंदर। इसमें हम जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं एलिमेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ एलिमेंट्स और हैं जिनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगी, जिसमें सिल्वर इम्पोर्टेंट है जो कि जहाँ पर जिक्र आएगा बार बार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स को। यानी कि ये जो आपके पास आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और ये जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनको कंबाइन करके हम बोलते हैं सिंपल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स यानी कि एस ब्लॉक और हाईली रिएक्टिव मेटल्स यानी कि पी ब्लॉक के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 1B से लेकर ग्रुप नंबर 8B तक जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो सबके सब कहलाएंगे ट्रांजिशन। अब इसमें दो कैटेगरी है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक डेफिनेटली डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जिसमें लास्ट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में फील्ड हो रहा होता है, तो हम उनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम लोग आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसमें याद रखिएगा इसमें 4 सीरीज होती हैं एलिमेंट्स की, मतलब इसमें जो है 4 पीरियड्स इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं। ये पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होता है। इसमें पीरियड नंबर 3, 2 या 1 के अंदर यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, डायरेक्टली ये स्टार्ट होता है 4 से। और जो पहली इसकी सीरीज है वो 10 एलिमेंट की सीरीज है। इसके अलावा जो सीरीज नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी सीरीज है इसकी वो सबके 10 एलिमेंट्स हैं हर सीरीज के अंदर। तो टोटल इसमें 40 एलिमेंट्स हैं। स्टार्टिंग में देखा है तो स्कैंडियम से ये स्टार्ट होता है और पहली सीरीज जिंक पर एंडिंग होती है। उसके बाद फिर सेकंड सीरीज येट्रियम से स्टार्ट होती है, कैडमियम पर एंडिंग होती है। जो थर्ड सीरीज है वो लेंथनम से स्टार्ट होती है, यहाँ से लेंथनम, यहाँ पर लेंथनम आएगा बेटा, लेंथनम से स्टार्ट होती है और मरकरी पर एंडिंग होती है। इसके अलावा एक्टिनियम से स्टार्ट होती है यहाँ से और ये एंडिंग होती है बेटा कॉपरनेंसियम पर एंडिंग होती है। तो ये आपके पास 4 सीरीज हैं यहाँ पर मेंशन की हुई है डी ब्लॉक में। इसी तरह एफ ब्लॉक जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ऑर्बिटल में फिल होता है, इस वजह से उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इसमें सिर्फ 2 सीरीज होती हैं, 14 एलिमेंट्स की, टोटल 28 एलिमेंट्स। पहली सीरीज सीरियम से स्टार्ट होती है, ल्यूटेटियम पर एंडिंग होती है। सेकेंड सीरीज जो है वो थोरियम से स्टार्ट होती है और लोरेंसियम पर उसकी होती है बेटा वो एंडिंग होती है। तो ये इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा जो कि आपको पता होना चाहिए इसके सीरीज के बारे में। कभी कभार इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सिंपल सी बातें हैं इसमें, तो ये पता होना चाहिए। कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि कौन सी सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर एंड हो रही है। क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये पता होना चाहिए। सो प्योरिटी टेबल से तो हमने आपको बता दिया, अब इसको हम थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं।
कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि अभी बताया कि फर्स्ट बी से लेकर एट्थ बी तक जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं बेटा। इनको ट्रांजिशन मतलब कि सेंटर वाले, दरमियान वाले, इंटरमीडिएट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा ये हाईली रिएक्टिव मेटल के दरमियान ये प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है, उनके दरमियान में ये प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं, डी ब्लॉक एंड एन ब्लॉक। डी ब्लॉक में कौन होगा? डेफिनेटली जो कि डी ऑर्बिटल से ये बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में फिल होता है इन एलिमेंट्स को, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको आमतौर पर हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। कितनी सीरीज है इसमें? 4 सीरीज है, हर सीरीज में 10 एलिमेंट्स है, तो टोटल आपके पास है 40 एलिमेंट्स। 4 सीरीज है। कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर एंड होती है, ये आपको शॉर्टकट में याद करना है कि सैंडियम से जिंक तक, जेटरियम से कैडमियम तक, लेंथेनम से लेकर मरकरी तक, और एक्टिनियम से लेकर कॉपर नेसियम तक इसकी एंडिंग होती है। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी फर्स्ट सीरीज। इसमें चैप्टर नंबर आपने जो 5 है, इसमें ज़्यादातर जो जिक्र करेंगे हम चैप्टर नंबर 5 में, वो इन्हीं 10 एलिमेंट्स को करेंगे। नेक्स्ट, ब्लॉक एलिमेंट्स डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में फेल होगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अलावा इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। 2 सीरीज होती हैं इसमें, 14 एलिमेंट्स होते हैं। पहली सीरीज में 14 हुई, दूसरी सीरीज में तो टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं। दोनों सीरीज से बकायदा नाम है इसमें। पहली सीरीज का नाम है एलिमेंट लेंथेनम की वजह से इसका नाम रखा गया लेंथेनाइट्स, और एक्टिनियम की वजह से इसका नाम रखा गया एक्टिनाइट्स। सीरियम से स्टार्ट होती है, ल्यूटेरियम पर एंडिंग होती है, थोरियम से स्टार्ट होता है, और लॉरेंसियम पर इसकी एंडिंग होती है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसको आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट वन जो आपके पास सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें से हर साल क्वेश्चन बनता है चाहे कुछ भी हो जाए, इसका कोई ना कोई टॉपिक आपसे डिस्कस करने के लिए कहा जाता है। जिस तरह चैप्टर नंबर 4 में आपको बताया गया था कि मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम का जो टॉपिक है वहाँ पर, या एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम कह लो या मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम कह लो, तो उसमें से हर साल एक टॉपिक आता है, हर साल। एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं लेकिन मिनिमम एक लाजमी है। इसी तरह इसमें से भी, मेटलर्जी ऑफ कॉपर में से भी हर साल एक क्वेश्चन का बनना ज़रूरी है। एक से ज़्यादा बन जाए तो बहुत अच्छी बात। अब इसमें क्या करना है, सीक्वेंस वाइज हम इसमें चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डेफिनेशन से आपका लिंक है यहाँ पर। मेटलर्जी का मतलब आपको बेटा मैंने पहले भी समझाया था, दोबारा भी यहाँ पर डिस्कशन में आएगा। इसके साथ साथ मेटलर्जी के साथ साथ कुछ डेफिनेशंस हैं। इसका नाम आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन इसको ज़रा थोड़ा सा ज़रा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया ताकि आपको जो है वो पॉइंट्स मिल सकें आगे, जो हम यूज़ करेंगे उनको बेस आपको यहाँ पर मिल सके उनके लिए। तो मिनरल्स एंड ओर, अक्सर ओर का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो ओर क्या चीज़ है, तो पहले हम मिनरल को देख लें। नेचुरली तौर पर बेटा, कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर, जब डिफरेंट टाइप के जो मेटल्स हैं हमारे पास, चाहे वो ट्रांजिशन मेटल्स हों, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स हो, सिंपल मेटल कोई भी मेटल ले लें उसमें, चाहे आप सोडियम कैल्शियम वगैरह ले लें, पोटाशियम ले लें एस ब्लॉक से, या डी ब्लॉक से ले लें आप, कोई भी कोबाल्ट ले लें, निकल ले लें, कॉपर है, ठीक है, स्कैंडियम है, आयरन है, मरकरी है, कोई भी मेटल ले लें आप, वो जब नेचुरली तौर पर ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, वो केमिकली तौर पर उसमें क्या होती हैं, केमिकल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के दूसरे केमिकल जो होते हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं उसके अंदर कुछ क्वांटिटी के लिहाज से। तो मिक्सअप होने के बाद वो जो न्यू सब्सटेंस क्रिएट होता है या न्यू चीज़ जो बनती है, उसमें डेफिनेटली वो मेटल प्रेजेंट है, उसमें मेटल की एक अपनी परसेंटेज है जो उसमें प्रेजेंट है, लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज़ उसमें आके क्या होती है, वो ऐड हो जाती है। वो इम्प्योरिटीज़ बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आती फिजिकली तौर पर, लेकिन वो इम्प्योरिटीज़ उसमें प्रेजेंट होती है। जब उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे हम, तो उसमें वो इम्प्योरिटीज़ आपको टेस्ट में आपके पास वो आएंगी कि इसमें ये इम्प्योरिटीज़ है वो प्रेजेंट है। तो उन इम्प्योरिटीज़ की मिक्सिंग से जो न्यू सब्सटेंस क्रिएट होता है उसको बोलते हैं मिनरल्स बोलते हैं। तो जो मिनरल्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स और कुछ दूसरी इम्प्योरिटीज़ वगैरह प्रेजेंट होती हैं, तो वो प्योर नहीं कहला सकते। मिनरल्स को हम लोग प्योर जो है वो नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह प्रेजेंट है। हम उसको प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं ला सकते, क्योंकि प्रैक्टिकल यूज में लाने के लिए हमें एक सिंगल एलिमेंट चाहिए होता है। तो सिंगल एलिमेंट तो नहीं है वो, उस एलिमेंट के साथ कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो प्रेजेंट है, जो कि उसको डेफिनेटली क्या है, उसकी जो असल प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल या केमिकल, उसको क्या करती है, वो डिक्रीज करती है। तो वो है मिनरल्स।
फिर जब ये मिनरल ज़्यादा देर तक ज़मीन के अंदर मौजूद रहते हैं तो क्या होता है कि फिर जो ज़मीन के कुछ पार्टिकल्स वगैरह हैं, जिसमें जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलिकॉन है, ठीक है ना, या फास्फोरस है, या कुछ हैलोजेंस वगैरह हैं, जो ज़मीन के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फिर वो एलिमेंट्स भी उनके अंदर शामिल होना शुरू हो जाते हैं। और शामिल होने के बाद कुछ न्यू कंपाउंड्स को वो फॉर्म करते हैं, जो नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कॉपर एक मेटल है, अब कॉपर में इम्प्योरिटीज तो मिलेंगी मिलेंगी, लेकिन इम्प्योरिटीज के साथ साथ क्या होता है कि कुछ दूसरे एलिमेंट्स वगैरह भी साथ में कंबाइन होने के बाद कुछ कंपाउंड्स बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे आयरन के साथ अगर सल्फर मिलना शुरू हो जाए तो वो आयरन सल्फाइड बनाना शुरू कर देगा। इम्प्योरिटीज अपनी जगह पे प्रेजेंट है, लेकिन एलिमेंट्स बीच में मिलना शुरू हो जाते हैं कुछ। कॉपर के साथ जैसे आयरन मिल जाएगा, या कॉपर के साथ ऑक्सीजन, आयरन या सल्फर मिलना शुरू कर देगा, तो उससे कुछ न्यू कंपाउंड जो है वो परफॉर्म होते हैं। अब वो जो कंपाउंड जो नए बनते हैं, जो सब्सटेंस न्यू प्रोड्यूस होते हैं, हम उनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, क्या, ओर्स का वर्ड यूज करते हैं इसमें। तो ये होता है ओर्स। यानी मिनरल के साथ जब रॉकी मटेरियल मतलब अर्थी मटेरियल या जमीन के जो मटेरियल्स होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं उन मिनरल के साथ, तो कुछ जो नए सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं ओर बोलते हैं। वो प्योर कंपाउंड नहीं कहलाते, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटीज वगैरह क्या है वो प्रेजेंट, तो वो कहलाते हैं ओर। तो ये आपको मतलब पता होना चाहिए कि जो नेचुरल कंपाउंड होता है जो हम लैब में रेडी करते हैं, लैब में एक कंपाउंड बनाना है आपको, आपको बोला जाता है कि भाई आप NaCl बनाइए, या सोडियम कार्बोनेट बनाए, या सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए, ठीक है। उसकी प्रिपरेशन अभी हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ी है, चैप्टर नंबर 4 में भी बहुत सारी प्रिपरेशन पढ़ी है। वो नेचुरल कंपाउंड नहीं है, वो आर्टिफिशियल है, वो मैन मेड है, वो हम खुद बनाते हैं, वो प्योर होते हैं, ठीक है। वो हम खुद बनाते हैं, उसमें से जितने भी इम्प्योरिटीज हैं हम उसको निगलेक्ट करके वो प्योरली तौर पर हम उसको खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, वो ओरिजिनल कंपाउंड कहलाते हैं। लेकिन जो और होते हैं ये नेचुरली होते हैं, ठीक है, इसमें इम्प्योरिटीज वगैरह प्रेजेंट होती हैं। तो ये हम इसको प्रैक्टिकल यूज में डायरेक्टली तौर पर हम इसको यूज नहीं कर सकते, इसमें से उन इम्प्योरिटीज को क्या करना होता है, सेपरेट आउट करना होता है। सो ये हैं ओर एंड मिनरल्स। और वो जो अब जमीन के या अर्थी या रॉकी मटेरियल जब उसमें शामिल होंगे उन मिनरल्स के अंदर, तो उन रॉकी मटेरियल्स को हम बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। तो गैंग पार्टिकल्स और मिनरल, ये दोनों आपस में जब कंबाइन होते हैं तो इसके बाद बनते हैं हमारे पास क्या, ओर्स बनते हैं। इन ओर्स का जिक्र हम चैप्टर नंबर 4 में भी 2-3 जगह पे हमने किया है। अब क्या करेंगे हम कि इन ओर में से जो हमारे मतलब की चीज़ है, जो हमारे मतलब के या जो हमारे प्रैक्टिकल यूज में काम आने वाले जो मेटल्स हैं, उनको हम सेपरेट आउट करेंगे, उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको हम अलग करेंगे उन केमिकल से और उन रॉकी या गैंग पार्टिकल से। और उन मेटल को सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है, जो टेक्निक होती है, जो साइंस होती है, उसको बोलते हैं हम क्या, मेटलर्जी बोलते हैं। उसमें डिफरेंटली स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स से हमें उसको गुजरना होता है, उन स्टेप्स को हमने फॉलो करना होता है। उन स्टेप्स से फॉलो करने के बाद हम क्या करते हैं, उन इम्प्योरिटीज को उन मिनरल से या उस मेन मेटल के साथ से क्या करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। और फिर उस मेटल को हम प्रैक्टिकल यूज में लेके आते हैं। अब वो मेटल हमारे लिए क्या है, वो काम का है, क्योंकि उससे सेपरेट आउट हो चुका है। अब हम उसको लेके आएंगे अपने प्रैक्टिकल यूज में। तो ये होल प्रोसेस कहलाता है बेटा क्या, मेटलर्जी कहलाता है। तो मेटलर्जी की डेफिनेशन जो है वो कभी कभी एग्जाम्स में आ जाती है, तो इसको जरा प्लीज माइंड में रखिएगा कि मेटलर्जी एक ऐसी टैंक, एक ऐसी टेक्निक है, ऐसी साइंस है, एक ऐसी वे है, या एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी किस्म की ओर में से उसके मेटल को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। और बाद में फिर उस मेटल को क्या करते हैं, प्रैक्टिकल यूज में लेके आते हैं, किसी भी किस्म के मेटेलिक वर्क में इसको यूज करते हैं। इसको बोलते हैं क्या, मेटलर्जी। अब हमारा टॉपिक है यहाँ पर कॉपर। तो कॉपर डेफिनेटली एक मेटल है, तो वो डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज और गैंग पार्टिकल के साथ मिलकर कुछ ओर्स जो है वो फॉर्म करता है। तो कॉपर की जो ओर्स होती है, जो मेन ओर्स हैं, वो ये है कि कॉपर जो है नॉर्मली तौर पर वो सल्फर के साथ भी कंबाइन हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ भी हो जाता है, और कार्बोनेट्स वगैरह के साथ भी हो जाता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि कॉपर की जो है वो सल्फाइड ओर्स भी होती हैं, ऑक्साइड्स और भी हैं, और कार्बोनेट ओर्स भी हैं। ये कुछ ओर्स जो आपकी बुक में लिखी हुई है वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है। कॉपर पायराइट, या फिर बोलते हैं चैलो पायराइट, ठीक है, ये इसका फार्मूला है, CuFeS2। चैल्कोसाइट, सॉरी चैलोसाइट, ये सल्फाइड ओर है। ऑक्साइड ओर में क्यूप्राइट। कार्बोनेट और दो किस्म की होती हैं, एक है मेलाचाइट और एक है एजुराइट। इन सब ओर में से
जो हमने और चूज करनी है, जिसमें वो हमने जिसमें से कॉपर को सेपरेट आउट करना है, वो हमारे पास है कॉपर पायराइट। इसमें से हमने कॉपर को अलग करना है, आयरन को और सल्फर को क्या करना है, यहाँ से सेपरेट आउट करना है, अलग करना है। अब इसमें देखते हैं कि हम कौन से स्टेप्स होते हैं। जो हमारे पास पहला स्टेप है, जिसमें हम लोगों ने कॉपर को सेपरेट आउट करना है, अगर वो देखते हैं एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा कि हम कॉपर पायराइट Fe और S, आयरन और सल्फर की जो ओर है कॉपर के साथ मिक्सिंग जो है, इसको इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये आयरन, ये सल्फाइड ओर है कॉपर की। इसमें से हमने कॉपर को अलग करना है। इसमें कॉपर अप्रोक्सीमेटली जो है वो 6% जो है वो प्रेजेंट होता है, बाकी जो होती है वो इम्प्योरिटीज होती है। इसमें से हम कॉपर को सेपरेट आउट करेंगे। पहला स्टेप ये होता है, हालांकि रोस्टिंग से पहले भी एक स्टेप होता है, लेकिन मैंने उसका जिक्र आपकी बुक में नहीं किया हुआ, तो हम उसको मतलब वर्बली आपको थोड़ा सा बता देते हैं। वो ये होता है कि बाकायदा कॉपर पायराइट जो होगा वो डेफिनेटली इनकी जो जहाँ से इसको लिए जाता है, डिफरेंट टाइप के जो रॉकी मटेरियल्स होते हैं वहाँ से इसको लिए जाता है, पहाड़ों से, और डिफरेंट टाइप की माइंस होती हैं वहाँ से कटिंग करके वहाँ से इसको निकाला जाता है। बहुत से बड़े बड़े ब्लॉक्स की सूरत में ये अपने जो मेन फैक्ट्री है वहाँ तक पहुँचता है। इसके बाद इसको क्रश करते हैं, इसको बाकायदा क्रश करते हैं, इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इसको इसका सोल्यूशन बनाते हैं, पानी में इसको डिजोल्व करते हैं, और डिफरेंट टाइप के दूसरे ऑयल्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें। तो पहले सबसे पहले काम इस तरह किया जाता है, इसको सिंपल तरीके से इसको वॉश आउट किया जाता है, और उसमें से इम्प्योरिटीज को इस तरीके से हम लोग आउट करते हैं। इसको बोलते हैं फ्लोटेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस बोला जाता है इसको। उसके बाद फिर जब ये थोड़ा सा वॉश आउट वगैरह हो जाता है और काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज इसमें से खत्म हो जाती हैं, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं अपना रोस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब जो रोस्टिंग होती है ओर की, जैसे कि नाम से ज़्यादा रोस्टिंग मतलब इसको हीट करना होता है। तो इसका जो मिक्सचर हम इसको बनाते हैं बेकायदा, सोल्यूशन बनाते हैं, इसको पानी डालते हैं इसके अंदर, और उसके बाद इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट अप करते हैं, और काफ़ी ह्यूज टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है। जब हीट करते हैं तो कॉपर पायराइट जो होती है वो अपने अपने फ्रैक्शंस में टूटना शुरू हो जाती है। तो कॉपर सेपरेट होता है, आयरन सेपरेट होता है, सल्फर सेपरेट होता है, और वो ऑक्सीजन और आपस में एक दूसरे से कम्बिनेशन करके कुछ जो है वो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर फॉर्म करते हैं, जैसे जैसे कॉपर और सल्फर मिलते हैं, कॉपर सल्फाइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये आपके पास चार मेन कंपोनेंट यहाँ पर वो बनते हैं, जिसमें सल्फाइड की दो ओर्स हैं, एक कॉपर की और एक आयरन की, और एक ऑक्साइड और आयरन की है, और SO2 गैस यहाँ से क्या होती है वो स्केप होती है। तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम इसको हीट करते रहते हैं, इसको रोस्ट करते रहते हैं, इसको हीट करते रहते हैं, ये SO2 गैस यहाँ से आउट होती रहती है। तो जो मेन केमिकल आपके पास है वो ये केमिकल है, जिसको हम अगले प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कॉपर सल्फाइड है, आयरन ऑक्साइड है, और आयरन सल्फाइड है। रोस्टिंग के बाद फिर ये जो हमारे पास मटेरियल है, इस मटेरियल को हम अगले चैम्बर में इस्तेमाल करते हैं, और जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है वो कहलाता है स्मेल्टिंग कहलाता है। फर्स्ट प्रोसेस में रोस्टिंग है, उसको रोस्ट किया गया वगैरह, मतलब कि उसको हीटअप किया गया बहुत ज़्यादा। अगला प्रोसेस जो है वो स्मेल्टिंग है। स्मेल्टिंग का जो नाम इसको दिया गया है वो दिया गया है सैंड की वजह से। SiO2 इसमें मेन केमिकल है, जो कि इसमें मिक्सअप किया जाएगा, और मिक्सअप करने के बाद उसको इतना हीट किया जाएगा, इतना हीट किया जाएगा तक कि ये जो पूरा मिक्सचर है ये क्या होना शुरू हो जाएगा, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। जो मटेरियल हमारे पास पहले स्टेप में आपका जो प्रोडक्ट बना, ये तीन जो प्रोडक्ट आपके पास बने, इन तीनों प्रोडक्ट में हम मिक्सअप करेंगे किसको बेटा, सैंड। सैंड को मिक्सअप करने के बाद इसको इतना हीट करेंगे ह्यूज टेम्परेचर पर कि ये सब की सब चीज़ें क्या होंगी, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी, और एक विस्कस किस्म का लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। जिस कंटेनर में सारे का सारा ये काम हो रहा होगा, ठीक है, आप याद रखिएगा, आप उसको इस तरह एज्यूम करें, उस तरह मत सोचें उसको इस तरीके से कि उसके दो पोर्शन बन जाएंगे। मतलब उस कंटेनर के अंदर सोल्यूशन के, या जो भी उसके अंदर केमिकल है, उसके दो पोर्शन बनेंगे, एक डाउनवर्ड नीचे की तरफ, जिसकी डेफिनेटली जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, एक वो, और एक उसके ऊपर की तरफ बनेगा, जिसकी डेंसिटी क्या होगी, थोड़ी कम होगी। मतलब एक डाउनवर्ड सॉल्यूशन होगा, विस्कस सॉल्यूशन होगा, और एक उसके ऊपर सॉल्यूशन बन जाएगा, थोड़ा सा एक लेयर सी बन जाएगी। जस्ट जैसे कोई आप खाना वगैरह बनाते हो, या दूध को बॉईल करते हो, तो दूध की जो बलाई ऊपर आ जाती है,
इस तरह की मतलब कि कुछ चीज़ें जो है वो ऊपर की तरफ लेयर आ जाएगी उसकी, जैसे फैट लेयर ऊपर बन जाती है, बिल्कुल इस तरीके से एक लेयर ऊपर बनेगी और एक जो होगी वो एक सोल्यूशन जो होगा या एक मटेरियल जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। केमिकली तौर पर अंदर क्या होता है, केमिकली तौर पर ये होता है कि सबसे पहले जो है वो आयरन इसमें रिएक्शन करता है। तो आयरन की जो सल्फाइड ओर होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि जब हम इसको हीट कर रहे होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो सल्फाइड ओर होती है आयरन की, वो कन्वर्ट हो जाती है बेटा ऑक्साइड ओर। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। मैं आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि जो केमिकल हमने डाला था प्रीवियस में, उसमें बेटा कॉपर की सल्फाइड ओर थी, आयरन की ऑक्साइड और आयरन की ही सल्फाइड ओर थी। तो आयरन की जो ऑक्साइड ओर है उसको हम जिक्र नहीं कर रहे, हम आयरन की सल्फाइड ओर का जिक्र कर रहे हैं कि आयरन की सल्फाइड ओर कन्वर्ट हो जाएगी आयरन की ऑक्साइड ओर के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। सो आयरन की सल्फाइड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन की ऑक्साइड और में कन्वर्ट होगी और यहाँ से SO2 गैस कंटिन्यूसली होती रहेगी, रिलीज होती रहेगी। अब क्योंकि पहले से भी उसके अंदर आयरन की ऑक्साइड एयर प्रेजेंट थी और कुछ क्वांटिटी में और बनना शुरू हो जाएगी, तो ये ऑक्साइड और जो पहले की ऑक्साइड और है वो कंबाइन होंगे बेटा किससे, सैंड के साथ। सैंड से वो मिक्सअप करेंगे और मिक्सअप करने के बाद ये बनाएंगे आपके पास आयरन सिलिकेट, इसको स्लैग बोलते हैं। आयरन सिलिकेट बनाएंगे। ये एक किस्म का कचरा है या इम्प्योरिटीज हैं जो कि उस केमिकल के ऊपर की तरफ जो है वो बनना शुरू होंगी और एक झाग की सूरत में या एक लेयर की सूरत में उसके ऊपर बनना शुरू हो जाएंगी। इन इम्प्योरिटीज को या इस स्लैग को वहां से फिर फर्दर फर्दर हम लोग क्या करते रहेंगे, निकालते रहेंगे टाइम टू टाइम। ये सिंपल सी बात आप याद रखिएगा। यानी जैसे कि अभी आपको मैंने शुरू में बताया कि जो इस कंटेनर के अंदर जो भी मिक्सचर होगा उसके दो पोर्शन बन जाते हैं, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। तो जो डाउनवर्ड पोर्शन होगा वो आपका केमिकल है जो कि आगे यूज करना है आपने, और उसके ऊपर जो एक लेयर बनेगी, इम्प्योरिटीज की जो लेयर बनेगी उसको बोलेंगे स्लैग, और उसमें सिलिकेट और प्रेजेंट होती है इसकी, आयरन की। तो जो किसी भी मेटल की, किसी भी किस्म की जो मेटल होता है उसकी जब हम मेटलर्जी करते हैं तो उसमें ये प्रोसेस आमतौर पर इस्तेमाल होता है। तो किसी भी मेटल की जो सिलिकेट और होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं, जो कि एक केमिकल के ऊपर, एक विस्कस किस्म के केमिकल के ऊपर क्या कर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है। तो वो जो विस्कस किस्म में केमिकल डाउनवर्ड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम क्या, मोल्टन मैट बोलते हैं उसे। जो डाउनवर्ड होता है वो मोल्टन मैट कहलाता है, ये सिंपल कह लीजिए वो मैट है। मोल्टन का मतलब इसलिए वो विस्कस होता है, थोड़ा सा पिघला हुआ होता है, तो इसलिए इसको मोल्टन मैट बोलते हैं, वरना सिंपल मैट भी बोल सकते हैं। और जो उसके ऊपर प्रेजेंट है वो क्या है, वो स्लैग प्रेजेंट। स्लैग जो है वो क्या है, वो कचरा है यू कह लीजिए, या वो इम्प्योरिटीज हैं। वो किसकी इम्प्योरिटीज होती हैं, वो होती है बेटा सिलिकेट इम्प्योरिटीज होती हैं, किसकी बेटा, आयरन की। ठीक है ना, या किसी भी मेटल की। यहाँ पर कौन सा मेटल है, यहाँ पर आयरन है। तो आयरन की जो सिलिकेट और होती है वो बोलती है स्लैग बोलते हैं उसको। और जो मैट होता है जो डाउनवर्ड है, जैसा कि अभी आपने देखा कि डाउनवर्ड में क्या चीज़ होगी, क्योंकि अभी तक कॉपर सल्फाइड ने रिएक्शन नहीं किया। ठीक है, सो कॉपर सल्फाइड को मैंने यहाँ शो ही नहीं किया, तो इसका मतलब है कि जो डाउनवर्ड गया है वो क्या है, वो कॉपर सल्फाइड है। तो नीचे क्या होता है, वो कॉपर सल्फाइड होता है। और किसी हद तक कुछ क्वांटिटी में जो आयरन सल्फाइड जिसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो अगर ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हुआ, कुछ क्वांटिटी अगर उसकी रह गई है, तो वो भी डाउनवर्ड चला जाता है। तो यूँ समझ सकते हैं कि जो मैट है बेसिकली वो क्या है, वो मैट जो होता है वो सल्फाइड और होती है। मैट को किसे बोलते हैं, किसी भी मेटल की जो सल्फाइड और होती है वो कहलाता है, वो मैट कहलाता है, वो डाउनवर्ड चला जाता है। और जो सिलिकेट ओर्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो अब बढ़ा जाती है। तो ये है आपका सिंपल स्मेल्टिंग प्रोसेस, जिसके ज़रिए आप किसी हद तक जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, काफ़ी हद तक जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो उसे सेपरेट आउट ऑफ कर लेते हैं। अब इस मैट को, ये जो मोल्टन मैट होता है, इसको नेक्स्ट चैम्बर में हम जो है वो इन करेंगे, उसे बोलते हैं बेस्मर कन्वर्टर। उस चैम्बर का नाम होता है, उसमें हम क्या करेंगे, ये सल्फाइड और जो होता है उसको वहाँ पर इन करते हैं। बेस्मर कलर की ये सिंपल सी डायग्राम होती है, बहुत ही सिंपल सी डायग्राम है। यहाँ से हम इसको डालेंगे इसके अंदर, यहाँ से हम एयर पास करेंगे, उसे कंटिन्यूस इसको हीट करेंगे। ये सिंपल सी बेस्मर कन्वर्ट की डायग्राम है। कभी कभार ये एक नंबर के लिए इसको ड्रॉ करने के लिए कभी कभार ये आ जाती है। तो आपकी बुक में सी डायग्राम भी बनी हुई है, यहाँ से भी देख सकते हैं, बुक से भी देख सकते हैं। तो सिंपल सी डायग्राम है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें साइड से हम लोग एयर को इन करेंगे, यहाँ पर मटेरियल को, मोल्टन मैट को हम डालेंगे, यहाँ से हीट करेंगे इसको, और जो भी केमिकल्स होंगे वो यहाँ पर बनना स्टार्ट होंगे। अब इसमें बेसिकली क्या है,
जब बेसमर कन्वर्टर में हमने इन करना है केमिकल को, बस वो केमिकल अपने माइंड में रखिए कि क्या इन कर रहे हैं हम लोग। इसमें इन कर रहे हैं बेटा मोल्टन मैट। अब मोल्टन मैट जो इन कर रहे हैं हम इसके अंदर, वो मैट में था क्या? मैट में था बेटा सल्फाइड और कॉपर की और आयरन की। मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा आपको स्क्रीन शो करवा देता हूँ। मोल्टन मैट में क्या था? कॉपर की सल्फाइड और आयरन की सल्फाइड और थी। कॉपर की सल्फाइड और अभी तक फिलहाल बिल्कुल एज इट इज है, कोई यूज नहीं हुआ उसका अभी तक, कोई रिएक्शन नहीं हुआ उसका अभी तक। लेकिन जो आयरन सल्फाइड की जो और थी वो किसी हद तक ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद और ऑक्साइड के सिलिकेट में कन्वर्ट होने के बाद जो है वो हम आउट कर चुके हैं। लेकिन अगर फिर भी कुछ क्वांटिटी उसकी वहाँ प्रेजेंट है तो वो इसके साथ ऐड हो जाएगी और उसको फिर हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब बेसमर कन्वर्टर में हम दोबारा वही प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन के साथ और सैंड के साथ। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर आयरन सल्फ सबसे पहले रिएक्शन वही दोबारा रिपीट होगा कि आयरन सल्फाइड की अगर कुछ क्वांटिटी रह गई थी सल्फाइड और की, तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन होने के बाद दोबारा वही सेम प्रोसीजर होगा कि वो ऑक्साइड और में कन्वर्ट होगी, फिर वो ऑक्साइड और सेंट से कंबाइन होने के बाद आयरन सिलिकेट जो है वो फॉर्म करेगी। और इस कचरे को या इम्प्योरिटीज को या जो भी यहाँ पर ये लेयर बनेगी इसको हम लोग टाइम टू टाइम क्या करते रहेंगे, इस यहाँ से आउट करते रहेंगे। जब ये काफी हद तक ये इम्प्योरिटीज खत्म हो जाएंगी, मतलब 99% 9% जब ये खत्म हो जाएंगी इम्प्योरिटीज, तो देन जो कॉपर की सल्फाइड और है वो रिएक्शन करना स्टार्ट करेगी। अब कॉपर की सल्फाइड और भी सेम वही काम करेगी कि कॉपर की जो सल्फाइड और होती है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होगी और ऑक्सीजन से कंबाइन होने के बाद वो भी कॉपर की ऑक्साइड जो है वो और जो है वो बना लेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आयरन ने बनाया था। आयरन की सल्फाइड और ने भी ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑक्साइड और बनाई थी, तो कॉपर भी बिल्कुल सेम काम करेगा कि कॉपर की जो सल्फाइड और होगी वो ऑक्सीजन से कंबाइन होने के बाद कॉपर की ऑक्साइड और में क्या हो जाएगा बेटा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में SO2 गैस डेफिनेटली क्या होती रहेगी बेटा, रिलीज होती रहेगी। अब ये जो कॉपर की ऑक्साइड और होती है ये कंबाइन होगी फर्दर कॉपर की सल्फाइड और से, और कंबाइन होने के बाद यहाँ पर कॉपर ओरिजिनल फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा और बाकी सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन होने के बाद क्या बना लेंगी, SO2 गैस बनाएंगी जो कि यहाँ से आउट होती रहेंगी। इस तरह हम कॉपर को इस पूरे ओर में से या कंपाउंड में से या ओर में से क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये कॉपर आपके पास यहाँ पर बन जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है कि कम से कम वो 99% क्या होता है, प्योर होता है। ये 100% तो प्योर नहीं है अभी भी, लेकिन ये 99% प्योर है। और इसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं डिफरेंट टाइप की, जिसमें आर्सेनिक है, लेड है, सिल्वर है, गोल्ड है, और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज वगैरह प्रेजेंट होती है, वो अभी भी इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन उसकी परसेंटेज जो है जस्ट ओनली क्या है, 1 से 2% होती है। बाकी प्योर फ्री तौर पर ये जो है वो ये हमारे पास कॉपर हासिल हो जाता है। डेफिनेटली ये मोल्टन फॉर्म में ही हासिल होता है, मतलब पिघली हुई हालत में बहुत ही ज़्यादा विस्कस होता है, गाढ़ा होता है। इस कॉपर को हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। अब ये नाम अजीब सा है कि इसको ब्लिस्टर कॉपर क्यों बोलते हैं। बेटा ब्लिस्टर जो है ना वो एक बायोलॉजिकल टर्म से हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ पर, कि क्योंकि ये इतना ज़्यादा विस्कस होता है कि जब इसमें से SO2 गैस जो है आउट होती है, बाहर की तरफ निकल रही होती है, तो उसकी सरफेस पे कुछ बबल्स वगैरह बनते हैं। बबल्स बनते हैं, SO2 गैस के बबल्स बनते हैं। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें, चलें कॉमन आपको सुनाता हूँ कि घरों में अगर किचन में अगर कभी अगर आपने काम किया, तो किचन में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ आप बना रहे हो, कोई गाढ़ी सी कोई चीज़ बना रहे हो, जैसे खीर बना रहे हो आप, या पानी को बॉईल कर रहे हो या दूध को बॉईल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो जो विस्कसपन होता है उसके अंदर एक, तो अगर कोई ऐसे मटेरियल बना रहे हो तो क्या होता है कि उसको जब आप हीट कर रहे हो तो उसको सरफेस पे क्या होता है, बबल्स बनते हैं। मतलब बबल बनता है और एकदम डैमेज होता है, और उसमें से फिर डेफिनेटली स्टीम जो होती है वो आउट होती है। तो वहाँ तो स्टीम आउट होती है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि जब कॉपर सल्फेट सॉरी जब कॉपर सल्फाइड को हम ये सब कुछ कन्वर्जन हो रही होती है, तो कॉपर जो होता है जब वो हमें अलग होता है, सेपरेट आउट होता है, तो ये बहुत ज़्यादा विस्कस होता है। तो इसके ऊपर से इसके अंदर से क्या होता है बेटा, SO2 गैस के जो बबल्स होते हैं वो आउट हो रहे होते हैं और एकदम इसकी सरफेस से बनते हैं और एकदम क्या होते हैं वो ब्लास्ट होते हैं और वहाँ से क्या होती है, SO2 गैस होती है बाहर निकलती है। सो इस चीज़ को ब्लिस्टर बोलते हैं, क्योंकि वो जो बबल्स बनते हैं वो छालों की तरह हमें फील होता है। तो आपकी स्किन के ऊपर खुदा न खासा अल्लाह न करे कोई गर्म चीज़ गिर जाती है अगर, तो आपकी स्किन के ऊपर जो डॉट बन जाते हैं या डिफरेंट टाइप की स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पे भी जो छाले बनते हैं उसको ब्लिस्टर बोलते हैं। तो दैट्स उसको भी यहाँ पर बोला जाता है क्या, ब्लिस्टर का नाम दिया था कि ये ब्लिस्टर कॉपर है, कि बिल्कुल बबल्स की तरह वो बाकायदा वहाँ बनेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से SO2 गैस होगी वो आउट होगी। लेकिन क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये मेटालिक वर्क के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको फिर दोबारा जो है एक और प्रोसेस से हम इसको पास आउट करते हैं, नंबर 4
वो स्टेप होता है, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग बोलते हैं। वो रिफाइनिंग जो होगी वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ तक आपने ये पॉइंट जो है वो याद रखने अच्छे तरीके से। इसको एक दफ़ा घर पे रिवाइज कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चन इसमें से हो तो कल पूछ भी लीजिएगा। सिंपल सिंपल से बेटा काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर शॉर्टकट में देखें तो क्या किया, क्या हमने हमने ये किया, पहले इसको हीट किया ऑक्सीजन की बेसिस पे। हर जगह पे ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, ये बात याद रखिए, हर जगह पे ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। तो इसको हमने हीट किया, रोस्ट किया इसको। जब इसको रोस्ट किया तो ये केमिकल्स आपके पास बन गए। तीन केमिकल एसिड गैस तो रिलीज हो जाएगी। इन तीनों केमिकल को अगले स्टेप में इस्तेमाल किया, सैंड को मिक्स करके दोबारा रोस्ट कर दिया इसको। सिंपल सी बात है, पहले भी हीट किया, दोबारा भी हीट कर दिया इसको सैंड को मिलाकर। जब सैंड को मिला के हीट करेंगे तो आयरन सल्फाइड और जो है वो ऑक्साइड और में कन्वर्ट होगी और वो सिलिकेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर सल्फाइड बाकी बच जाएगा। कॉपर सल्फाइड के साथ आयरन सल्फाइड की कुछ क्वांटिटी बच जाएगी, ये मैट कहलाएगा। इस मैट को अगले स्टेप में इस्तेमाल करेंगे। अगले स्टेप में दोबारा वही काम करना है कि आपने ऑक्सीजन और सैंड की प्रेजेंस में इसको दोबारा हीट करना है। जब दोबारा हीट करेंगे तो ये वाला प्रोसीजर तो बिल्कुल सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। रिएक्शन इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन जो कॉपर सल्फाइड होगा वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट होगा। ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट जब हो जाएगा तो उसके बाद वो सिंपल कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कॉपर को बोलते हैं बेस्टर कॉपर, जो कि 99% प्योर होता है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है जो कि आप लोगों ने याद रखना। टाइम बहुत कम है, इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपसे रिक्वेस्ट है कि कल आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, उसके बाद आप मुझसे कल पूछ सकते हैं।